नमस्कार दोस्तों। तो फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से घटना चक्र बिहार तथ्य सार को हम देख रहे थे और इस कड़ी में पहला वीडियो हमने देख लिया है बिहार की कला एवं संस्कृति पर। और इसमें आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित जो फैक्ट्स हैं बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित वो मिलेगा। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरान जो कि सारण जिला में है, चेचर जो कि वैशाली जिले में है, से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ से या किस जिले से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सारण जिला का चिरांद और वैशाली जिला का चेचर। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है ऊपर वाले से कि निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष भारत के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। अब ये ब्रात्य कौन थे? ब्रात्य पता है उनको कहा जाता था जो दरअसल भारत के नहीं थे, भारत से बाहर के थे और युद्ध कला उनका प्रिय काम था, मतलब युद्ध वाला काम करते थे। तो उन्हें क्षत्रिय श्रेणी में, क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया, तो उनको बोलते थे ब्रात्य क्षत्रिय। नेक्स्ट पॉइंट, कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हेनस्वांग और फाहियान ने किया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गिरियक पहाड़ी में इंद्रशिला गुफा का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने पता लगाया। साथ ही साथ बोधगया में बौद्ध मंदिर को किसने खोजा? तो कनिंघम ने खोजा। अच्छा, इसका चर्चा, ये इंद्रशिला गुफा जो है गिरियक पहाड़ी में जो मिला है, इसकी चर्चा हेनस्वांग और फाहियान ने भी की है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्राचीन इतिहास से कि हेनस्वांग किसके काल में आया था भारत? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और फाहियान, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसके काल में आया था फाहियान भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। तो ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर नालंदा उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान की। तो बिहार शरीफ के आसपास घोसरावा गांव की पहचान किसने की? कनिंघम ने की है। और पहचान कैसे की? पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिहार में या बिहार शरीफ के आसपास घोसरावा गांव की पहचान कनिंघम ने किस रूप में की है? तो यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। नेक्स्ट, कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार किसने किया था? तो मगध में रहने वाली एक स्त्री ने किया था जिसका नाम था असुर माया रूप, और ये स्त्री चिकित्सक थी और मगध की थी। नेक्स्ट, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ है। वही वैशाली है जहाँ क्या मिला है? अवशेष मिले हैं। किस काल के? वैशाली का चेचर है एक जगह, वहाँ नवपाषाण कालीन युग के अवशेष मिले हैं। और पहला गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म भी वैशाली में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा, जो कि वर्तमान, मतलब जो बिहार की वर्तमान गंडक नदी है, उसी को दरअसल सदा नीरा कहते हैं। तो कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है और पुरानी नाम और नया नाम लिख देते हैं। तो गंडक सदा नीरा को कहा जाता था, यानी कि जो अभी गंडक नदी है उसका नाम सदा नीरा था। तो फैक्ट क्या है कि सदा नीरा यानी बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगन के साथ सदानीरा के तट पर आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास में
महाजनपद और ये विदेह महाजनपद की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती थी? तो वर्तमान में नाम गंडक नदी है और उस समय का नाम सदा नीरा नदी था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, बज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य में मिलता है। तो बिहार का जो 16 महाजनपद में से 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार के थे, मगध, वज्जी और अंग, और इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग। अंग का आधुनिक नाम क्या है? भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है ना उसको अंग कहते थे पहले। अंग की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में कि नाम दे देगा महाजनपद का, उसके सामने राजधानी दे देगा। तो अंग की राजधानी चंपा है और इस अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। तो ये भी एक फैक्ट है। बज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। तो देखिए यहाँ से कनेक्टिंग बात ये हुआ कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, और बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वही वैशाली जहाँ क्या अवशेष मिला है? जहाँ अवशेष मिला है देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से, जोड़ जोड़ करके देखते हैं। विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति भी वैशाली में जन्म लिया और ये नवपाषाण कालीन जो अवशेष है तो वैशाली के चेचर में प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। तो देखिए फिर से राजधानी कनेक्ट कर लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली और विदेह की राजधानी ये मिथिला थी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वो बौद्ध संगतियों से संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है हर बार। तो देखिए सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, संगति मतलब सम्मेलन को बोलते हैं, तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और शासक उस समय हर्यक वंश का अजातशत्रु था। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, पहले जो संगति हुई है बौद्ध धर्म की वो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हो गया। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है वो वैशाली में हुआ है। वैशाली वही जहाँ दुनिया में सबसे पहले गणतंत्रात्मक पद्धति का जन्म हुआ है और वहाँ अवशेष भी मिले हैं। कौन से काल के अवशेष मिले हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैशाली किसकी राजधानी थी ये भी एक फैक्ट है, तो इसको भी बताना है। तो वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति और ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति है, दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे सबकामी और शासक उस समय था कालाशोक शिशुनाग वंश का। इसमें मेन बात क्या हुआ, बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। ये पाटलिपुत्र में हुआ था और 247 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिस्स। किसके शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश का एक शासक था। इसमें मेन काम क्या हुआ, तो तीसरा पिटक जिसका नाम था अभिधम पिटक, इसको जोड़ा गया। और चौथा जो बौद्ध संगति ये सबको याद रहता है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और उस समय शासन कनिष्क था कुषाण वंश का। ठीक है। हुआ क्या इस समय चौथी बौद्ध संगति में, तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर हमने देखा कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई है। ठीक है। वैशाली से संबंधित 3-4 फैक्ट था। एक तो ये कि बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। दूसरा ये कि विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक पद्धति जो का जन्म जो हुआ है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का, ये वैशाली में जन्म हुआ है। और वैशाली का जिले का जो चेचर स्थान है वो नवपाषाण युग का अवशेष है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैन संगति के बारे में। तो जैन संगति के बारे में क्या फैक्ट है, पहली जो जैन संगति हुई है पाटलिपुत्र में हुई है। अच्छा, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति भी हुई है। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो फैक्ट है, तो पहली बौद्ध संगति हो गई पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उस समय शासक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। ठीक है। जिस तरह से बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था चौथी बौद्ध संगति में, उसी तरीके से पहले ही बौद्ध संगति ये जैन संगति जो हुई है, यानी जैन सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में, उसमें ही जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट है दूसरा बौद्ध जैन संगति। तो दो ही जैन संगतियाँ हुई है, दूसरा हुआ है बल्लभी गुजरात में और 512 ईस्वी में हुआ है। और उस समय अध्यक्ष थे उसके दूसरी बौद्ध जैन संगति के देवाधिक क्षमाश्रमण। ठीक है, काम क्या हुआ, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था इसी में। ठीक है, तो ये जैन संगति और बौद्ध संगति हमने देख लिया जो महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और कुल इनका शाक्य था। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है, बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोदन थे और माता का नाम महामाया था। सौतेली माँ यानी कि जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, और पत्नी इनकी यशोधरा थी जिनको बिंबा, गोपा और भद्दकक्षिणा भी कहीं कहीं कहा गया है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि 29 वर्ष में गृह त्याग इन्होंने कर दिया, और इनके गृह त्याग को ही क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण से क्या संबंध है, तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ था। तो 29 वर्ष में गृह त्याग किया, 29 + 6 35, और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथागत एवं बुद्ध कहलाएं, और उसके बाद इनको महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को तथागत या फिर बुद्ध कहा जाने लगा। निरंजना नदी कहाँ है, तो बोध गया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ, तो इसलिए बोलते बुद्धम धम्मम संघम ऐसे बोल के। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मैं फिर से बोलता हूँ, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है अष्टांगिक मार्ग का है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सबसे लास्ट में है सम्यक समाधि, सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। ठीक है, कोई अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए इन 8 को। अष्टांगिक मार्ग में 8 चीज़ें हैं देखने के लिए, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रत्युत्य समुत्पाद, मतलब कि प्रत्युत्य समुत्पाद क्या है बौद्ध धर्म में, तो बुद्ध के उपदेशों का सार है, समरी है। तो ये बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से संबंधित सारी बातें हो गई। अब महावीर से संबंधित देख लेते हैं। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व में हुआ है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। फिर देखिए वैशाली से संबंधित फैक्ट आया। कुल इनका क्या था, ज्ञात्रिक था, और मृत्यु इनकी 527 ईसा पूर्व में हुई है पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। अब देखिए सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम, महावीर के माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जमाता जो इनकी जमाता मतलब जो इनके ये जमाली थे, जमाता मतलब इनके दामाद। नेक्स्ट 30 वर्ष में गृह त्याग किया, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद, जबकि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ये क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है इनको, जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। अब देखिए बौद्ध धर्म से थोड़ा तुलना कर लीजिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के पास, और महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ है ऋजुपालिका नदी के पास, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन जिनको विजेता बोलते हैं, अरहंत यानी योग्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाएं। कौन, महात्मा बुद्ध, महावीर। महात्मा बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ और बुद्ध कहा जाने लगा और एक और कोई शब्द था, जबकि महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा जाने लगा, केवलिन कहा जाने लगा, अरहंत कहा जाने लगा, निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, बुद्धम, धम्मम और संघम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म का पंच महाव्रत। तो कौन कौन सा है पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। महावीर का ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था, तो इसमें से आ जाएगा कि जैन धर्म के 5 महाव्रत में महावीर ने कौन सा व्रत दिया, तो 5वां व्रत दिया था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए।
तो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, जिनमें उस 5 में से 4 पार्श्वनाथ ने दिया है और 1 महावीर ने दिया है, वो 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है। स्यादवाद, इसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं, यह सप्तभंगी कहते हैं। तो सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये जैन धर्म से संबंधित हो गया। तो ये धर्म से, बौद्ध और जैन से संबंधित क्वेश्चन लगभग प्रतिवर्ष रहते हैं। जब प्रीवियस ईयर्स हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो क्या है? पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व यानी 492 ईसा पूर्व ने की थी। बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी कोसला देवी यानी प्रसेनजित की जो बहन थी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिंबिसार ने काशी को दहेज में प्राप्त किससे किया था? तो कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से विवाह करके और दहेज में प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है, इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चिल्लाना, जिनका नाम छलना भी कहीं कहीं मिलता है, से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज को मगध में मिला लिया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंगराज को, वो तो ऊपर में भी आया था फैक्ट, अंगराज को मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया था। अंग के नरेश यानी राजा का नाम था ब्रह्मदत्त, उन्हीं को पराजित करके मिलाया। नेक्स्ट, उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रदोत्य के इलाज के लिए अब उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए भेजा था अपने वैद्य जीवक को? प्रदोत्य के इलाज के लिए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो ये भी एक फैक्ट है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। किसका पुत्र? बिंबिसार का पुत्र। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसने इसकी हत्या कर दी थी, यानी बेटे ने बाप की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु द्वारा, और हत्या करके शासक बन गया था मगध का। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ये काशी दहेज में लिया था बिंबिसार ने वहाँ के राजकुमारी से विवाह करके, लेकिन जब हत्या कर दी उसके बेटे ने अजातशत्रु ने बिंबिसार की, तो प्रसेनजित जो कि काशी के राजा थे, उन्होंने मगध से काशी वापस ले लिया था, लेकिन फिर बाद में युद्ध और संधि होती रहती है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का काशी के राजकुमारी बजीरा से विवाह होता है और वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अब फिर से उसका बेटा काशी की एक राजकुमारी है बजीरा, उनसे विवाह करता है और फिर काशी प्राप्त हो जाती है, दहेज स्वरूप ही मान लीजिए। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बत्सकार की मदद से बज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट, उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन? राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट फैक्ट है, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयीन मगध का शासक बना 460 ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगृह यानी गृहव्रज से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया था और स्थानांतरित की, नया नगर जो बसाया हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बना हुआ है, दरअसल क्वेश्चन आया हुआ है कि मगध की राजधानी गृहव्रज से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? तो किसने की थी? उदयीन ने की थी। उदयीन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। नेक्स्ट, उदयीन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, जिसको दर्शक भी कहते हैं, ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शिशुनाग वंश से संबंधित फैक्ट। तो शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व से रहे हैं। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री, वह काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कोसल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहीं कहीं मिला है उसका नाम, तो उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कब? 383 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट,
जिसमें स्थविर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मगध के किस शासक के काल में बौद्ध महासंघ यानी बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, स्थविर या महासांघिक में विभाजित हो गया। तो काला अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश के बारे में अब नेक्स्ट देखते हैं। 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व महापदम नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांग कहा गया है, सर्वछत्रांग कहा गया है। ये शब्द को फिर से मैं पढ़ देता हूँ। सर्वछत्रांग कहा गया है। सर्वछत्रांग किसे कहा गया है? तो महापदम नंद को कहा गया है। इसका मतलब होता है उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है, मतलब एक छत्र राज करने वाला। पुराणों में ये कहा गया है। किसके बारे में? महापदम नंद के बारे में। नेक्स्ट क्या है? उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। किसे? महापदम नंद को। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, है और कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, बीतिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। किसके समय में? तो महापदम नंद के समय में मगध की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। लास्ट फैक्ट है नंदवंश से संबंधित। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद दरअसल है इसका नाम। उसी के समय यूनानियों यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है मौर्य वंश से संबंधित। इसको अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि फिर ऐसे बोरिंग होगा। आप बढ़ा करके देख लीजिए, मतलब 1.25 या 1.5 स्पीड में। और अगर आपके पास बुक है तो ठीक, नहीं तो PDF तो लिंक में मिल ही जाएगा आपको। तो इसको प्रिंट आउट करा करके नीचे अंडरलाइन करके 2-3 बार देखेंगे वीडियो, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। धन्यवाद आपको। वीडियो से संबंधित सुझाव जरूर दीजिएगा।